हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। यह हमारी संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज का चौथा वीडियो है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी गुलाम वंश के आरंभ से लेकर इल्तुतमिश तक के शासनकाल के बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी तथा उसके आगे के शासकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, जिसका शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक ही रहा। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसकी माता का नाम शाह तुर्कान था। इसके शासनकाल में जो मुख्य रहा वो इसकी माता का प्रभाव दिखाई पड़ा। इसके शासनकाल में इसकी माता ने बहुत ज़्यादा अत्याचारी कार्य किए तथा इसने रजिया सुल्तान को, जो शाह तुर्कान थी, उसने रजिया सुल्तान को मारने का भी प्रयास किया, जिसका नतीजा यह निकला कि शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय की गुहार की, जिससे दिल्ली की जनता ने राजमहल पर हमला किया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। इस प्रकार रजिया जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। यह दिल्ली की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान के शासनकाल में अनेक तुर्क अमीरों ने इसके खिलाफ साजिश रची। इसमें जो मुख्य नाम आता है वो इख्तियारुद्दीन एंतिगन का आता है। रजिया सुल्तान ने दरबार में पर्दा प्रथा का अंत किया। यह पुरुषों की तरह चोगा, जिसको काबा बोलते हैं, एवं कुला, टोपी पहनकर आना आरंभ किया। इसने रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को आमीर आखुर नियुक्त किया। आमीर आखुर जो घोड़ों का सरदार होता है, उसको जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। ये सवाल बहुधा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान ने किसको आमीर आखुर नियुक्त किया या आमीर आखुर कौन था, जमालुद्दीन याकूत कौन था। कई प्रकार से ये सवाल इम्पॉर्टेंट होता है। रजिया सुल्तान के जो विवाह हुआ वो अल्तुनिया से हुआ। अल्तुनिया जो था वो ताबर हिंद, जो इस समय भटिंडा में, वहाँ का सूबेदार था। जब गैर तुर्कों को सामंत बना दिया गया तो तुर्क अमीर जो थे, जो पहले से ही रजिया के खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनको एक मौका मिल गया विद्रोह करने का। उन्होंने विद्रोह किया, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और दिल्ली पर इल्तुतमिश का जो एक अन्य पुत्र था मुइजुद्दीन बैराम शाह, उसको बिठाया। रजिया सुल्तान की मृत्यु की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा कर दी गई हत्या इसकी। रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई वो 1240 में कैथल के निकट हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान के साथ ही 1240 में डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया, जिससे इसका विवाह हुआ था, उसकी भी हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैराम शाह की, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल का जो मुख्य कार्य रहा, इसने दिल्ली पर जो मंगोलों का आक्रमण हुआ उससे दिल्ली की रक्षा की। दिल्ली पर इसके बाद जो शासन रहा वो अलाउद्दीन मसूद शाह का रहा, जो 1242 से लेकर 1246 तक रहा। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। नतीजन ये इल्तुतमिश का पौत्र था। बलबन ने षड्यंत्र करके नसीरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का शासक बनाया और अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। तो जो दिल्ली का शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद, वो नसीरुद्दीन महमूद शाह बना। तो आइए जानते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के बारे में। इसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा। ये इल्तुतमिश का पौत्र था। नसीरुद्दीन महमूद शाह भी इल्तुतमिश का पौत्र था। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। ये बहुत ही संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अपना जीवन यापन जो करता था वो टोपी सीकर करता था। ये खाली समय में अपना टोपी सीता था और उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। ये एक बहुत ही अच्छा लेखक था। ये खाली समय में कुरान की प्रतियां लिखता था। ये कुछ इतिहासकारों में मतभेद है जो ये भी मानते हैं कि खाली समय में कुरान की प्रतियां लिखता था और अपना जीवन यापन उन्हीं स्वलिखित प्रतियों को बेचकर करता था। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मतभेद मिलता है इतिहासकारों के बीच में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था तथा कुछ इतिहासकार मानते हैं जो खाली समय में कुरान की प्रतियां लिखता था, उसको बेचकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्वीकार किया गया है इतिहासकारों द्वारा वो ये कि यह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नसीरुद्दीन ने 1246 में बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया।
1257 में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिससे इसने दिल्ली की रक्षा की, सफलतापूर्वक रक्षा की। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से किया था। तो इसकी मृत्यु की बात करते हैं आगे, तो 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद दिल्ली पर जो शासन रहा वो बलबन का रहा। बलबन का शासनकाल 1266 से लेके 1286 तक रहा। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बाहुद्दीन था। ये इल्तुतमिश की दल चालीसा का सदस्य था। जो बलबन था वह इल्तुतमिश की जो तुर्के चहलगानी या दल चालीसा थी, जो 40 गुलामों का जो एक संगठन था उसका एक गुलाम था। तो शासक बनने के बाद इसने जो सबसे पहला कार्य किया वो इसने दल चालीसा का विघटन किया। इसने तुर्के चहलगानी को पूर्णतया समाप्त कर दिया। बलबन ने 1266 में दिल्ली पर जब इसने शासन आरंभ किया, उस समय इसने गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर शासन आरंभ किया। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत की विवेचना की। जो राजत्व सिद्धांत इसने ग्रहण किया था वो फारस से ग्रहण किया था। बलबन ने सुल्तान को धरती पर कई विशिष्टताएं इसने सुल्तान की बताई। इसने जो मुख्यतः बताया, इसने बताया कि सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया तथा जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर की छाया बताई। ये सुल्तान को धरती पर सर्वश्रेष्ठ बताता था। इसने कुलीनता पर सबसे अधिक बल दिया। बलबन ने कुलीनता पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इसने जो एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया, इसने अपनी वंशावली बनवाई तथा खुद को फारस के राजा अफरासियाब का वंशज बताया। जो फारस के नायक बताए जाते हैं, अफरासियाब, इतिहासकार जिनको फारस का नायक मानते हैं, उसका वंशज बताया बलबन ने खुद को, अफरासियाब का वंशज बताया। बलबन अपने विरोधियों के खिलाफ बहुत ही सख्त रहता था। इसने लौह और रक्त की नीति का आरंभ किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि बलबन की उपाधि से रिलेटेड कि बलबन को उपाधि किसने प्रदान की या बलबन की उपाधि क्या थी। तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। इसने ईरानी परंपरा के आधार पर सिजदा तथा पैबोस की परंपरा यहाँ आरंभ की। इसने एक अन्य ईरानी परंपरा के आधार पर उत्सव आरंभ किया जिसको नवरोज उत्सव बोलते हैं। फारस के जो विद्वान थे अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन जो है बलबन के शासनकाल से आरंभ किया। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के दरबार में रहा था। एक अन्य विद्वान जो बलबन के दरबार में था वो आमिर हसन था। अब बलबन के बाद जो दिल्ली का शासक बना वो कैकुबाद था। बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां, वो बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट नहीं था। बाद में बुगरा खां का जो पुत्र कैकुबाद था वो शासक बना, लेकिन ये बहुत ही अयोग्य शासक था। ये अत्यधिक मात्रा में मदिरापान करता था। 1290 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसका पुत्र कैकुबाद का जो पुत्र था कैमुअर शासक बना, लेकिन ये गुलाम वंश का अंतिम शासक बन पाया। इसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया। कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने बंदी बनाया तथा उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली पर जो है खिलजी वंश की स्थापना की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पर खिलजी वंश की शुरुआत तथा उसके आगे के शासकों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, share this video and regular updates, subscribe our channel. Thank you.